नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही काम की है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स जो DSSB में फॉर्म भर रहे हैं उनको अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से ओबीसी कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपनी कैटेगरी को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यही कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको एक ओबीसी सर्टिफिकेट का सैंपल भी दिखाएंगे और ये बताएंगे कि अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इस तरह का बना हुआ है तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जब हम DSSB की साइट पर आते हैं और किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के सेक्शन में जाकर जब हम अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पहला पेज ओपन होता है आपकी बेसिक डिटेल्स का, जहाँ पर आपका नाम एक्सेट्रा लिखा होता है। इसके अलावा आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, UR OBC SC ST या फिर EWS। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी कैटेगरी पूछी जा रही हैं। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें से एक कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज़ करनी होती है। तो जैसे ही आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर नज़र आते हैं दोस्तों। तो इन्हीं दोनों ऑप्शंस में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं और गलती कर रहे हैं अपने फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ पर दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है ओबीसी दिल्ली और दूसरी कैटेगरी है ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिए, दोनों कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जारी किया है तो आप ओबीसी दिल्ली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका NCL सर्टिफिकेट जो सभी ओबीसी कैंडिडेट्स को हर फाइनेंशियल ईयर में हर साल रिन्यू कराना होता है, उसका नंबर डालेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, क्योंकि आप दिल्ली ओबीसी हैं तो यहाँ पर दिल्ली रहेगा। इसके बाद इशूइंग डेट यहाँ पर आएगी। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी दिल्ली के जिस भी ज़िले में आप रहते हैं आपका SDM ऑफिस का एड्रेस जो भी है या अथॉरिटी जो भी है, चाहे वो SDM ऑफिस ने इशू किया है या तहसील से जहाँ से भी आपने वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट आपने इशू कराया है, तो यहाँ पर उस अथॉरिटी का नाम आएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों ओबीसी दिल्ली की बात। इसके अलावा अब ओबीसी आउटसाइड दिल्ली कौन सिलेक्ट करेगा और क्यों सिलेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन पहले DSSB की साइट पर नहीं होता था। तो ये ऑप्शन ना होने की वजह से दिक्कत क्या होती थी कि सभी कैंडिडेट्स जो दिल्ली से बाहर के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो वो भी अपने आप को ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिटेल यहाँ पर डाल देते थे और उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि वो ओबीसी दिल्ली नहीं होते थे और ओबीसी का फ़ायदा रिजर्वेशन ले रहे होते थे। तो इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर DSSB ने एक नया अपडेट दिया है कि ओबीसी दिल्ली का कॉलम अलग दिया है और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली का ऑप्शन अलग दिया है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो अगर दिल्ली को छोड़कर अगर आप भारत के किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सिलेक्ट करना क्यों है। दोस्तों ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सिलेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, यहाँ पर DSSB ने जो ये ऑप्शन दिया है, ताकि ओबीसी दिल्ली वाले कैंडिडेट्स को अलग किया जा सके ओबीसी आउटसाइड दिल्ली वालों से। तो यहाँ पर जो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करेंगे उनको कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा के तौर पर यूज़ किया जाएगा ताकि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली वाले पहले से ही मेरिट से ओबीसी के मेरिट से अलग कर दिए जाएं। तो ओबीसी के मेरिट बनाने में यहाँ पर DSSB को आसानी होगी। तो जो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करेंगे उनकी मेरिट दोस्तों जनरल में ही काउंट होगी। ये जो डाटा आपसे लिया जा रहा है एज आ ओबीसी आउटसाइड दिल्ली, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डाटा पर्पस से लिया जा रहा है। तो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली, अगर आप ओबीसी हैं तो आप ओबीसी ही कहलाएंगे, चाहे आप भारत के किसी राज्य से हैं। लेकिन दिल्ली में DSSB का फॉर्म भरते समय आपको दिल्ली ओबीसी होना पड़ेगा या होना चाहिए रिजर्वेशन लेने के लिए। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं तब भी आप ओबीसी तो हैं ही। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आउटसाइड दिल्ली। तो आउटसाइड दिल्ली लेने पर आपको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये डाटा में रखा जाएगा कि ये पर्सन ओबीसी कैटेगरी का है और आउटसाइड दिल्ली का है। तो जब आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके राज्य का जो NCL सर्टिफिकेट बनता होगा
उसका नंबर यहाँ डालना है, और जिस राज्य के आप ओबीसी हैं, चाहे वो राजस्थान है या यूपी है या कोई और राज्य है, वो राज्य यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद इशूइंग डेट यहाँ पर सर्टिफिकेट की मेंशन करनी होगी, और आपके राज्य की जो इशूइंग अथॉरिटी है जिसने वो ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किया है आपको, तो उस अथॉरिटी का नाम और एड्रेस या ज़िला जो भी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों बातें अच्छे से समझ आ गई होगी कि ओबीसी आउटसाइड क्यों सिलेक्ट करना है और किसे सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है कि ओबीसी दिल्ली वाले जो कैंडिडेट्स हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आया दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट का सर्टिफिकेट दिल्ली की अथॉरिटी ने ही इशू किया था, लेकिन फिर भी उनको ओबीसी आउटसाइड कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट का, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये है एक सैम्पल ओबीसी सर्टिफिकेट का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ये दिल्ली का ही सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है जो दिल्ली की अथॉरिटी ने जारी किया है, और 2012 में ये जारी हुआ था सर्टिफिकेट। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिडेंस ऑफ, तो यहाँ एड्रेस भी दिल्ली का ही लिखा है, दिल्ली 94 यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है दोस्तों। तो बिलोंग टू द कम्युनिटी सधाई विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ ओबीसी क्लास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बना दिल्ली में है, दिल्ली की अथॉरिटी ने इशू किया है, लेकिन फिर भी ये ओबीसी सर्टिफिकेट DSSB में इनवैलिड माना जाएगा। उसका कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों। दिस सर्टिफिकेट इज़ इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड टू श्रीमती या कुमारी, यहाँ पर जिसके बेस पर जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट है, सॉरी उस पर्सन के फादर का नाम लिखा है जिसका ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, फादर ऑफ श्रीमती या श्रीमती कुमारी जिसका ये ओबीसी सर्टिफिकेट, यहाँ पर उसका नाम है, मैंने यहाँ पर इसको हाइड कर दिया है। रेजिडेंस ऑफ तहसील तेहरी दादरी डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, हु बिलोंग टू द बधाई कास्ट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अदर बैकवर्ड क्लास इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी उत्तर प्रदेश, इशूड बाय द तहसीलदार दादरी, वाइड देयर नंबर दिस 2011। तो दोस्तों ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है जो दिल्ली सरकार ने इशू किया है, ये इनवैलिड माना जाएगा DSSB में। उसका कारण ये है कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ये इस कैंडिडेट के पिता के ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पर इशू हुआ है, और यहाँ पर ये साफ साफ बात लिखी है कि जो पिता हैं रेजिडेंस ऑफ तेहरी दादरी डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, हु बिलोंग टू बधाई कास्ट, मतलब पिता जो हैं वो यूपी के निवासी हैं और उनका ओबीसी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश से जारी हुआ है। तो उस सर्टिफिकेट के बेस पर ये ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार जारी कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि जो ओबीसी कैंडिडेट होता है, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य का हो, अगर वो दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ की सरकार द्वारा अपना ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्टिफिकेट उस राज्य का हो गया, वो बिलोंग करेगा अपने राज्य से ही। जैसे यहाँ पर बताया गया है ये सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार ने जारी किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पर जारी किया है जो इस कैंडिडेट के फादर का सर्टिफिकेट था। तो दोस्तों इस तरह के ओबीसी सर्टिफिकेट को DSSB रिजेक्ट कर देता है। तो जब भी आप अपनी ओबीसी कैटेगरी के साथ DSSB का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने ओबीसी सर्टिफिकेट की एक एक लाइन अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट किस बेस पर इशू हुआ है। अगर यहाँ पर इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी है कि यूपी या किसी और राज्य के बेस पर जारी हुआ है तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास 1993 से पहले का रेजिडेंस प्रूफ भी होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे वो मांगा जाता है। अगर आपके पास उस समय वो ओबीसी 1993 का रेजिडेंस प्रूफ नहीं होता है तो आपके वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सर्टिफिकेट का इशू अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका दिल्ली ओबीसी सर्टिफिकेट अगर दिल्ली सरकार ने भी जारी किया है तब भी वो रिजेक्ट हो सकता है अगर उसमें इस तरह की लाइन लिखी है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से आपको अपनी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए कैटेगरी चूज़ करनी है। मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट में भी ऐसी ही लाइन लिखी है दोस्तों, तो आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म मत भरिए, क्योंकि बाद में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है सिलेक्शन होने के बाद भी। तो इससे अच्छा है कि आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरिए, क्योंकि मैं आपको ये सलाह इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इस तरह के सर्टिफिकेट के बेस पर ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया
तो उनको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था दोस्तों, क्योंकि वो ओबीसी का रिलैक्सेशन ले रहे थे और उनका ओबीसी सर्टिफिकेट ये इनवैलिड माना गया DSSB द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ओबीसी कैटेगरी अपनी चूज़ करते समय, चाहे वो ओबीसी दिल्ली हैं चाहे वो ओबीसी आउटसाइड हैं, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से अपनी कैटेगरी चूज़ कीजिए। और ओबीसी दिल्ली वाले अपना सर्टिफिकेट अच्छे से जांच ले। मैंने आपको सैंपल दिखा दिया है। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट पूरी तरह से दिल्ली सरकार से जारी है और 1993 का प्रूफ भी आपके पास है, तभी आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार से बाहर के सभी कैंडिडेट जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट किसी और राज्य ने इशू किया है, वो सभी या तो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करें या फिर जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें दोस्तों। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डाटा पर्पस के लिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो आप या तो ओबीसी आउटसाइड अपने को दिखा सकते हैं या फिर जनरल कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी और ओबीसी सर्टिफिकेट को कैसे देखना है, कैसे जांच करना है, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसमें ये ना लिखा हो कि किसी और राज्य के ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पर आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, तो जो ये कैंडिडेट है इसके पिता जो हैं उत्तर प्रदेश के रेजिडेंस के तौर पर उनका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हुआ था और उस यूपी वाले ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पर दिल्ली सरकार ने इस कैंडिडेट को ओबीसी कैटेगरी के रूप में दर्ज किया और इसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये कैंडिडेट ओबीसी है, लेकिन इसको दिल्ली में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओबीसी सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है और 1993 का रेजिडेंस प्रूफ भी आपको चाहिए होता है, तभी वो वैलिड माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ओबीसी कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली ओबीसी हो चाहे वो आउटसाइड ओबीसी हो, उन सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए और वो बिना किसी गलती के अपना ये फॉर्म आराम से भर लें। क्योंकि अगर आप गलत कैटेगरी फिल करेंगे दोस्तों तो नुकसान आपका ही होगा, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बिना किसी गलती के अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो अच्छे से अपनी एलिजिबिलिटी को देख लीजिए, अपनी कैटेगरी को देख लीजिए, उसके बाद ही आप कैटेगरी चूज़ कीजिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।